हाँ तो देखो हम लोग आज क्या शुरू करने वाले हैं, स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा व्हाइट लाइट है ना। जब व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म से पास ऑन कराते हैं तो यही व्हाइट लाइट प्रिज्म को क्रॉस करने के बाद 7 डिफरेंट कलर्स में, अलग अलग कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो कौन कौन सा कलर होता है, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो अलग अलग कलर में कन्वर्ट हो जाना व्हाइट लाइट का क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन ही तो है, या फिर तुम चाहो तो यहाँ पर कलर्स भी लिख सकती हो। कलेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, इन सभी का अलग अलग वेवलेंथ होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ये सभी अलग अलग कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो यही वही हमने यहाँ लिखा है डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ की जगह डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी लिखा जा सकता है। कलेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब आगे स्पेक्ट्रम दो तरह का हो सकता है, पहला है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा है डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि दो कलर्स या 3 कलर्स या 4 कलर्स आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से मर्ज होते हैं, इस तरह से मिक्स होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कौन कलर कहां से शुरू होकर कहां पे खत्म हो रही है। जैसे यहाँ पर मेरे पास रिसोर्स नहीं है, सिर्फ एक मार्कर है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक कलर यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा कलर फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, फिर तीसरा कलर यहाँ से यहाँ तक, फिर चौथा ऐसे है। तो पता नहीं चलता है कि कौन कलर कहां से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 कलर्स मर्ज इनटू ईच अदर एंड कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। इस तरह से मर्ज होता है, इस तरह से मिक्सअप होता है कि उसको डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, जहां पर तुम्हें पता चल जाए कि कलर्स कोई कहां से कहां तक में है। जैसे यहाँ पर ये कलर मेरा मान लो ब्लू है और यहाँ पर आगे खत्म हो रहा है, पता चल रहा है कि कहां से कहां तक है, और यहाँ बीच में कोई कलर है, फिर यहाँ पर कलर है, तो स्पष्ट पता चल रहा है कि ये कलर कौन कहां से शुरू हो रहा है कहां पे खत्म हो रहा है। तो कलर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इजीली, किसमें, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। अब देखो दूसरा स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या डिफरेंस है दोनों में। इमिशन स्पेक्ट्रम के केस में क्या होता है, एक प्लेट लिया गया है जो ब्लैक कलर का है, ये कैसा सरफेस है, पूरा ब्लैक कलर का है। तो ब्लैक कलर के प्लेट के ऊपर में कलर लाइन का जाना, ये जो लाइन है ना वो कैसा होगा, कलर लाइन। तो ब्लैक प्लेट के ऊपर में जब कलर लाइन बनता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। और अगर प्लेट तुम्हारा कलर्ड हो, ये पूरा डिफरेंट कलर्स है ना, यहाँ पर अलग कलर, यहाँ अलग कलर, यहाँ अलग कलर, यहाँ अलग कलर, और उसके ऊपर में ये ब्लैक लाइन से अगर बन रहा है तो हम लोग इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी और देखो एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये देखो लाइन स्पेक्ट्रम नाम से ही क्लियर है, जहां पर इस तरह के रेज होंगे, स्पेक्ट्रम होंगे, लेकिन एक दूसरे में मिलेंगे नहीं। ऐसे स्पेक्ट्रम जो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। तो तुमको स्पष्ट पता चल रहा है कि ये लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। मतलब इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं ब्राइट लाइंस। अच्छा, ये सभी अलग अलग कलर के होंगे, अब मेरे पास है नहीं, एक एक कलर है तो ठीक है ना, सब अलग अलग कलर के होंगे, है ना। ब्राइट लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स, COLOURS, ठीक। जबकि यहाँ पर क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम, मतलब यहाँ पर जो डिफरेंट कलर्स होंगे ना वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और तुमको पता ही नहीं चलेगा कौन कहां से कहां तक गया है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं क्या बोलूंगा, ब्राइट बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक। अब उसके बाद आ जाओ, ये ब्राइट लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स कब बनता है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन a species are in the atomic form। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो हमेशा एटम के लिए बनता है, किसके लिए, एटम के लिए, जबकि ये मॉलिक्यूल्स के लिए बनता है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज फॉर्म्ड
when species are in the molecular form, ठीक है, यानी कि ये मॉलिक्यूल के लिए बनता है और लाइन स्पेक्ट्रम एटम के लिए बनता है। तो अब हम लोग अपने मेन सिलेबस में हैं, किसमें हमें स्पेक्ट्रम पढ़ना है, और उसमें भी कौन सा स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो एक बात बताओ तुमको, क्या मैंने तुम्हें ये बताया है प्रीवियस क्लासेस में कि जो एटम्स के जो सेल्स होते हैं ना, जैसे जैसे तुम दूर जाओगे तो सेल के बीच में जो गैप है ना, वो क्या होती है, घटते चला जाता है। जैसे जैसे दूर जाओगे वो घटता चला, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुम चले जाओगे, घटते चले जाता है। तो हमने क्या लिया, जो फर्स्ट सेल लिया ना, क्यों, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस भी घटते चले जाता है, सॉरी बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में ज्यादा गैप लिया है, फिर आगे हमने थोड़ा कम किया, फिर आगे कम किया, फिर आगे और कम किया, ठीक है। तो तुम्हें भी इसी तरह से ड्रॉ करने का है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, यह स्पेक्ट्रम होता क्या है इसको समझो। मान लो तुम्हें ये पहली बार देख रहे हो लाइमन सीरीज, क्या होता है भैया, बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मान लो ये 1 2 क्या है, सेल है, ठीक है ना। तो अगर अच्छा तुम्हें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जा सकता है और हायर एनर्जी सेल से लोअर में आ सकता है। तो हायर सेल से अगर लोअर एनर्जी सेल में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, लॉस करता है, और अगर लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये बात मैंने पहले बता दिया है। तो अभी अब यहां देखो, बस तुम्हें इतना ही याद रखना है कि अगर तुम मुझे बताओ इस सेल की एनर्जी ज्यादा है कि इस सेल की एनर्जी ज्यादा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हें क्या बोला था कि न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, बढ़ते चली जाएगी। ये N1 है और ये N2, ये N3, N4। तो तुम मुझे बताओ इस सेल की एनर्जी ज्यादा होगी कि या इसकी, इससे ऊपर वाले की ज्यादा होगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अगर हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसमें भी कहां, N1 सेल में, किसमें, N1 सेल में। अगर ये सब हायर एनर्जी सेल्स है ना, ये सब इसके कंपैरिजन में ये सभी क्या है, हायर एनर्जी सेल्स हैं, है ना। हायर एनर्जी सेल से, ये जरूरी नहीं कि इसी से या इसी से, किसी से भी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है, कहां पर, N1 सेल में, कहां पर, N1 सेल में। अगर हायर एनर्जी सेल से कहीं से भी, ये जरूरी नहीं कि यहीं से होगा, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। बस कंडीशन सिर्फ क्या है कि हायर एनर्जी सेल से N1 सेल में आना चाहिए, यानी लोअर एनर्जी सेल में आना चाहिए। लोअर में भी कहां, N1 में आना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। अगर N1 सेल में आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। यही सेम चीज अगर यहां पर देखो, अगर हायर एनर्जी सेल से, ये जरूरी नहीं है इतने, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। अगर हायर एनर्जी सेल से अगर N2 सेल में आ रहा है, कहां पर, N2 सेल में आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। अब आ जाओ इसमें, अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के जरिए कहां पर आ रहा है, N3 सेल में आ रहा है, किसमें आ रहा है, N3 सेल में आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्टन सीरीज। सेम चीज यहां, अगर हायर एनर्जी सेल से N4 सेल तक आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज, और इसको क्या बोलेंगे, पीफन सीरीज। अब तुम मुझे सोच के बताना कि यहां पर लाइमन सीरीज के लिए N1 क्या है, N1 की वैल्यू क्या है, 1 ही है। N1 का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। दूसरा N2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, तो कहां से आ सकता है, तो इससे जो ज्यादा हायर एनर्जी सेल्स होंगे, तो इससे ज्यादा हायर एनर्जी सेल कौन है, सेकेंड वाला हो सकता है, थर्ड वाला हो सकता है, फोर्थ वाला हो सकता है, 5 वाला हो सकता है, 6 7 का हो सकता है, ठीक है ना। बाल्मर सीरीज में N1 का वैल्यू क्या होगा, 2, जहां पर इलेक्ट्रॉन को आना है, और N2 का वैल्यू क्या होगा, मतलब कहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है, थर्ड सेल से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, समझ रहे हो। उस बाद यहां पर बताओ, पास्टन सीरीज में N1 की वैल्यू कितनी होगी, 3, जबकि N2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 5 6 7, ऐसा हो सकता है 8। फिर उसके बाद यहां ब्रैकेट सीरीज में N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और
N2 की वैल्यू क्या होगी 5 6 7 8 होगा। यहां पर क्या हो जाएगा N1 की वैल्यू होगी 5 और N2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 6 7 8 9 जो भी होगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा है। लेकिन अब यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैं क्या लिखूंगा कि इट इज अ टाइप ऑफ, ये सब जो देख रहे हो ना स्पेक्ट्रम से किस तरह का है, इट इज अ टाइप ऑफ इमिशन। अब इमिशन में पढ़ा चुका हूं, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसीलिए पहले बताया था, वरना अभी तुम मुझसे सवाल करते हो कि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। डिसकंटिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम समझ गए तीनों, क्यों बताए थे पहले। ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा किस टाइप का स्पेक्ट्रम है, तो तुम्हें दिमाग में होना चाहिए इमिशन, डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन देखो ये किस रीजन में फॉल करता है, ये फॉल करता है अल्ट्रावायलेट रेज में। ये किस में फॉल करता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है विजिबल रेज। ऐसा करो मैं इसको ना अलग से लिखता हूँ, यहाँ पर नहीं करता हूँ, मैं मिटा दूँ पूरा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें याद रखना यूवी अल्ट्रावायलेट, ठीक है, और बाल्मर सीरीज में क्या होता है विजिबल रेज, इसमें होता है आईआर यानी कि इंफ्रारेड। यहां भी बता रहा हूं वो नोट करो पहले, नहीं बोलोगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ, किसमें, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का है तो इन ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। इसका यह सही क्वेश्चन जो है वो कब पूछा है, नीट 2019 में पूछा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन, किसमें होता है, अभी तुमने देखा किसमें, बाल्मर सीरीज में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तुम लोगों ने कल देख लिया था, जहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रांजिशन कर रहे थे, है ना। तो ट्रांजिशंस जो होती है, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन का जाना, ठीक है ना। तो जो ट्रांजिशन मतलब हमने क्या बताया कि अगर लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में अगर जा रहा है तो वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी चाहिए होती है, और अगर हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में आती है तो वो एनर्जी क्या करता है, पहले लॉस करता है, रिलीज करता है, तब आता है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांजिशन करा रहे हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन कराने में कितना एनर्जी लगेगा हमें वही सीखना है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, वेव नंबर। ये इससे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये वेव नंबर का। वेव नंबर क्या होता है, वेव लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिप्रोकल होता है। हमने लिखा 1/λ, यानी वेव लेंथ जितना कम होगा वेव नंबर उतना ज्यादा होगा, ये मतलब होता है। और ये किसके इक्वल होता है, R मल्टीप्लाई विद 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब जहां पर n1 क्या है, n1 तुम्हारा वो दिया रहेगा, मान लो उसने कहा है लाइमन सीरीज के लिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसने, लाइमन सीरीज से, तो लाइमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर उसने बाल्मर सीरीज के लिए पूछ रहा है तो फिर n1 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अगर पास्टन सीरीज के लिए पूछ रहा है तो n1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ब्रैकेट सीरीज के लिए पूछ रहा है तो 4 होगा, और अगर पीपन के लिए पूछ रहा है तो n1 का वैल्यू 5 होगा, और n2 वो देगा। ये तुम्हें पता रहना चाहिए, और n2 क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब जहां पर r तुम्हारा क्या है, r यहाँ पर जैसे h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट हुआ करता था, वैसे r यहाँ पर हमारा क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, यानी कि फॉर्मूला, असल में ये फॉर्मूला ही इन्होंने डिस्क्रिप्ट किया था, दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम से क्या रख गया, रेडबर्ग कांस्टेंट। जहां पर r की वैल्यू कितनी कंसीडर किया जाता है, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। अब हमने क्या सीखना है, कुछ फॉर्मूला क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, है ना। फॉर्मूला तुमने देख लिया, क्वेश्चन कैसे बनाओगे। अगर मान लो हमने क्वेश्चन दे रखा है क्या, लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन का मतलब जो ट्रांजिशन हो रही है ना, उसके लिए शॉर्टेस्ट लाइन तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो तुम मुझे बात बताओ, शॉर्टेस्ट लाइन जो होगी वो कब होगी, यानी कि इसमें वेवलेंथ क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तभी ना शॉर्टेस्ट लाइन होगी। उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मिनिमम।
अब तुम मुझे बताओ, वेवलेंथ अगर मिनिमम होनी चाहिए तो वहां पर एनर्जी क्या होनी चाहिए? एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने बताया था कि वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी कम होगी, और वेवलेंथ जितना कम होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। नहीं बताया ये हमने? ठीक है, तो एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? लेमड़ा की, यानी कि वेवलेंथ की। इसका क्या मतलब हुआ? बताया हुआ है ये, ठीक है ना। ये वेवलेंथ जितना बड़ा होगा, मतलब जितना ज्यादा होगा, एनर्जी उतनी कम होगी। ये जितनी कम होगी ये उतनी अधिक होगी। तो हमने क्या करना है? शॉर्टेस्ट लाइन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, लाइमन सीरीज के लिए। तो लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट लाइन चाहिए, तो लेमड़ा का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम, क्योंकि शॉर्टेस्ट लाइन चाहिए, ठीक है। तो जब शॉर्टेस्ट लाइन चाहिए तो एनर्जी फिर क्या होना चाहिए? अगर ये मिनिमम चाहिए तो एनर्जी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ई मैक्सिमम, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ एनर्जी मैक्सिमम के लिए N1 का वैल्यू क्या होगा और N2 का वैल्यू क्या होगा? तुम ऐसे समझो इसको, ये तुम्हारा है ना सीरीज, ठीक है। तो लाइमन सीरीज के लिए N1 तुम्हारा ये है, N1 क्या है तुम्हारा? N = 1 है। तो N = 1 है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन मान लो मैं यहां पर ला रहा हूं, यहां पर ला रहा हूं, तो क्या, और दूसरा मैं यहां से यहां पर ट्रांजिशन करा रहा हूं, तीसरा यहां से यहां तक करा रहा हूं, और चौथा मैं करा रहा हूं इनफाइनाइट तक। कहां तक करा रहा हूं? इनफाइनाइट तक। तो एनर्जी यहां से यहां जो ट्रांजिशन हो रही है तब जो एनर्जी इसको चाहिए, और जो यहां से यहां जो ट्रांजिशन हो तब जो एनर्जी चाहिए, और एक जो है ट्रांजिशन कहां से हो रहा है? N1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो एनर्जी कब ज्यादा चाहिए होगा? मैक्सिमम एनर्जी कब उसको चाहिए होगा? जब इनफाइनाइट में जा रहा होगा, है ना, क्योंकि लोअर एनर्जी सेल से कहां जा रहा है? वो हायर एनर्जी सेल में जा रहा है। तो जितना दूर तक जाएगा उतना उसको एनर्जी चाहिए होता है। तो इसका मतलब हुआ कि लाइमन सीरीज के लिए अगर तुमको लैम्बडा मिनिमम चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम देखना पड़ेगा कि कहां पर आ रहा है। तो एनर्जी मैक्सिमम कहां आ रहा है? जब N1 का वैल्यू 1 हो, क्योंकि लाइमन सीरीज है। इसलिए मैंने बोला कि N1 का वैल्यू तुमको पता रहेगा, क्योंकि वो सीरीज बोलेगा ना फिर में, जैसे लाइमन सीरीज, तो N1 तुमको पता चल गया, है ना। और N2 पता चल रहा है यहां पर क्या? इनफाइनाइट है। अब तुम क्या करो? फॉर्मूले पर आ जाओ। फॉर्मूला तुमको अभी मैंने क्या बताया? 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, जहां पर आर हमारा क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको रेडबर्ग फार्मूला भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेडबर्ग फार्मूला। जैसे ही तुमको ये पता चल गया, अब रेडबर्ग फार्मूला में आ जाओ और सब कुछ यहाँ पुट कर दो। क्या पुट करोगे तुम? यहाँ पर N1 का जो आर तो कांस्टेंट है वही रहना है। N1 1/N1 कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 के जगह क्या ले लो? इनफिनाइट। तो इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। तो स्क्वायर कर दो इसको। फाइनल तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/λ इज इक्वल, या 1 ही रहेगा यहाँ पर, आने की क्या हो जाएगा? R 1 को फिर ये सॉल्यूशन करोगे 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? λ इज इक्वल 1/r। λ इज इक्वल 1/r निकल गया। देखो अब हमें क्या चाहिए? लॉन्गेस्ट लाइन फॉर लेमन सीरीज। अगर हमें शॉर्टेस्ट लाइन चाहिए था तो वेवलेंथ हमें मिनिमम चाहिए था। अब भी लॉन्गेस्ट लाइन चाहिए तो उसके लिए वेवलेंथ क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए ऑब्वियसली। और वेवलेंथ अगर मैक्सिमम होना चाहिए तो वेवलेंथ मैक्सिमम के लिए एनर्जी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। एनर्जी क्या होना चाहिए? मिनिमम। क्यों? क्योंकि एनर्जी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? लैम्ब्डा का, यानी वेवलेंथ का। तो एनर्जी मिनिमम के लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि N1 का वैल्यू क्या होगा और N2 का वैल्यू क्या होगा। तो एनर्जी मिनिमम लेमन सीरीज में कब लगेगा? जब यहां से चल के इलेक्ट्रॉन यहां पर आए तभी उसको कम मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि जैसे ही यहां से यहां जाएगा तो थोड़ा उसको और एनर्जी चाहिए होगा, यहां से वहां तक जाएगा तो थोड़ा और चाहिए होगा। तो मिनिमम एनर्जी कब चाहिए होगा? जब वो N1 से कहां तक जाए? N2 तक जाए। समझ रही है? तो यानी कि मिनिमम एनर्जी के लिए N1 का वैल्यू 1 ही होगा कि लेमन सीरीज है। अगर यहां पर मान लो बाल्मर सीरीज होता तो N1 का वैल्यू 2 होता और N2 का वैल्यू 3 होता, क्योंकि मिनिमम एनर्जी चाहिए बात कर रहा हूं। लेकिन चूंकि लेमन सीरीज है तो N1 तुम्हारा 1 ही है और N2 का वैल्यू 2 होगा। अब यहां से तुम क्या करो? कहां चले जाओ? रेडबर्ग फॉर्मूले में चले जाओ, जहां पर वो क्या बोलता है? 1/λ इज इक्वल R इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। यहां से तुम लोग अपना निकाल लो। तो तुम्हारा यहां पर
खत्म हो जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और साथ ही ये चैप्टर भी।